Hello everyone, this is Kush Anchilya. I am currently pursuing my BTech in Computer Science and Engineering of National Institute of Technology NIT के itself. So आज हम लोग कल के लेक्चर के कंटिन्यूएशन में लॉस ऑफ मोशन के कंटिन्यूएशन में ये चैप्टर फिफ्थ जो हम लोग कर रहे हैं, तो उसी के ऊपर ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट हम लोग कल 24 तक देख ही लिए थे, आज 25 जो कि उससे शुरू करते हैं हम लोग। तो जो क्या क्वेश्चन है, व्हाई आर माउंटेन्स रोड जनरली मेड वाइंडिंग अपवर्ड्स रेदर देन गोइंग स्ट्रेट अप। तो माउंटेन रोड्स जनरली क्या होते हैं, वाइंडिंग अपवर्ड्स इन द सेंस, मैंने कल इसके ऊपर थोड़ा सा देखा कि माउंटेन रोड्स जनरली ऐसे बनाए जाते हैं, ऐसे ऐसे गोल घूम के। डायरेक्ट यहाँ से आप पहाड़ी चालू कर रहे हो, डायरेक्ट नहीं होता है। इसके दो रीजंस। सबसे पहला, आप टेढ़ा जा रहे हो तो एक तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे स्लोप का एंगल बहुत ज्यादा नहीं होगा, मतलब आपका यहाँ पे फोर्स, हमको पता ही है, कल हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स में देखा था, जब हम लोग ऐसे रहते हैं तो यहाँ पे एम जी कॉस थीटा लगता है, और जैसे जैसे थीटा, सॉरी, यहाँ पे एम जी साइन थीटा लगता है। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, एंगल ऐसे माउंटेन एकदम पूरा एंगल में होता है ऐसे, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है तो यहाँ पे आपका फोर्स ज्यादा लग रहा है। तो मतलब आप आप ऐसे और टेढ़े हो रहे हो, तो आपकी गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वो बहुत मुश्किल है, वो चीज नहीं चाहिए अपने को। अपने को चाहिए कि सही से पहुंचे आदमी। तो अपन ऐसे टेढ़ा 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 ऐसे ऐसे बनाते हैं हम लोग चीजों को। अब ऐसे बनाने का फायदा पहली बात क्या है, एक तो पहली बात आपको कटाई में एक आसानी होगी, क्योंकि सीधा काटना भी बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, ये जो एम जी कॉस था, इसको दो इट इज एन एक्सपेंसिव, क्योंकि आप टेढ़ा जा रहे हो तो आपको लंबा लपेटना पड़ रहा है, सीधा जाने से आपको कम। बट इट इज स्टिल सिक्योरिटी की परस्पेक्टिव, जहाँ पे आप सिक्योर, मतलब आप थोड़ी शांति से जा सकते हो। यहाँ पे पूरा रिस्क की चांस है। एक तो यहाँ टेढ़ा जा रहे हो तो आपके ऊपर फोर्स कम लग रहा है, क्योंकि आपका एंगल कम होते जा रहा है, मतलब इतना ही एंगल रहेगा ना। ऐसे पहले आपका ऐसे होता है माउंटेन्स, ठीक है। यहाँ तो आपको भाई बहुत ज्यादा एंगल, गिर ही जाओगे आप ऑलमोस्ट, फ्रिक्शन उतना हैंडल नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आपका एंगल एंगल कम है, तो आप आसानी से पहाड़ी चढ़ पाओगे। यही कारण है माउंटेन का। मतलब वो से टेढ़े 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 हम लोग लपेटते हैं माउंटेन को, जब रोड बनाते हैं उसके ऊपर। और माउंटेनियर्स को भी अगर हम लोग देखें तो वो जनरली ट्राई करते हैं साइड में जाना, और जब भी स्ट्रेट वो उनको जैसे सीधी पहाड़ी वो रस्सी का ऑलवेज यूज करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो उसी बात का ध्यान रखना, इसी उसी की वजह से माउंटेन के रोड टेढ़े बनते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट अपना एक क्वेश्चन है 5.26 पे हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास ऑफ 2 kg सस्पेंडेड विथ रेड हेवी। ओके, 2 kg मास है यहाँ पे सस्पेंड किया हुआ है। सेट ऑफ सीडी ऑफ द सेम टाइप इज अटैच्ड टू द अदर एंड ऑफ द सीडी को ऐसे लटका दिया। ओके फाइन। लोअर थ्रेड इज पुल्ड ग्रेजुअली। अच्छा, नीचे वाली रस्सी को आप खींच रहे हो हार्डर एंड हार्डर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन सो एज टू अप्लाई फोर्स ऑन हेवी व्हिच ऑफ द थ्रेड्स विल ब्रेक एंड व्हाई। ओके, आप धीरे 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 खींच रहे हो, तो फाइन। तो ए बी में दोनों दोनों फोर्स लग रहे हैं, तो ए बी टूट जाएगी। आप एक झटके से खींचोगे तो ए बी का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसमें दो केस बनेंगे, एक तो आप धीरे 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 सीडी को खींच रहे हो, तो सीडी में थोड़ा कम 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 फोर्स जा रहा है, एबी में बहुत ज्यादा जा रहा है, क्योंकि आपको फोर्स प्लस उसको वजन दोनों मापना पड़ रहा है। तो एबी के ऊपर बहुत ज्यादा है, तो एबी में सबसे पहले टूटेगा। अगर आप एक झटके से खींचोगे तब एबी को पता ही नहीं चलेगा, तब तक सीडी टूट जाएगा। तो उस केस में सीडी टूट जाएगा। यहाँ पे शायद जनरल ग्रेजुअली पुल कर रहा है, तो मेरे हिसाब से ए भी टूट जाएगी यहाँ पे पहले। इन द गिवन प्रॉब्लम व्हाट इज द लोअर थ्रेड, हाँ जर वही मैं बोला था, सीडी टूट जाएगी इस केस में। टू मासेस 5 kg और 3 kg है, सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ massless inextensible string as shown in the figure 1.6। ओके, T1 T2 कैलकुलेट करना है, when the surface is going upwards with an acceleration to। ओके फाइन, सब पूरा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जाना है। फाइन 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 वर्क्स। देखते हैं इसमें थोड़ा सा हम बनाने की कोशिश करते हैं। 5 kg में यहाँ T2 लग रहा है। और हाँ, मैं बता देता हूँ, इस टाइप के सारे सवाल फोटो की बना के, फोटो इन द सेंस फ्री बॉडी डायग्राम, हम लोग ने इसको फोटो बोलते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब उसके ऊपर सारे जो भी फोर्सेस हैं वो सब अपन दिखाते हैं। ऊपर क्या लग रहा है, T1, और ये नेट जा रही है ऊपर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। नीचे मास 5 kg और जी लग रहा है तो 49 न्यूटन लगभग लगभग यहाँ पे लग रहा है। तो T2 प्लस 49 हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे,
हम लोग लिख सकते हैं T2 + 49 इच इज इक्वल टू T1। और नीचे वाली बॉडी में क्या होगा, T2। T2 क्या है, इसको भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर ले जाना है। अच्छा, T2 + 49 इक्वल टू T1, ये मतलब होगा जब बैलेंस होगा। ठीक है, अभी फिलहाल क्या है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है। T1 - T2 + 49 जो कि नीचे लग रहा है, ये चीज क्या होगी, इसका मास जो कि है 5 kg इंटू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। दूसरी इक्वेशन T2 जो कि 3 kg पे लग रहा है, तो T2 - 3 kg का वजन इंटू 9.8, इतना नेट नीचे लग रहा है इसकी वजह से, वजन की वजह से। ये नेट ऊपर जा रही है कितने, 2 की स्पीड से। तो बस यहाँ से T2 निकल जाएगा 3 × 9.8। हाँ, 3 × 9.8 अगर हम कर ले, चलो मैं 9.8 की इतनी जरूरत भी, 29.4 + 6 तो 35.4 आ रहा है लगभग लगभग। T2 35.4 आ रहा है, और T1 लगभग लगभग, एक काम कर 35.4, 35.4 + 49 कर सकते हैं, +10, तो T1 पे होगा 94.4, लगभग लगभग इतना इतना फोर्स रहेंगे इसके ऊपर। ठीक है, आसान क्वेश्चन कर सकते हैं ये। इसमें बेसिकली आपको फ्री बॉडी रहेगा, मतलब टोटल फोर्स दिखा देता है कितना लग रहा है। टी ऊपर दिख रहा है, T1 ऊपर लग रहा है, नीचे T2 वहां पे उस रस्सी को खींच रहा है। उस प्रकार से कुछ हम लोग कर सकेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सेकंड, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। ब्लॉक ऑफ वेट 100 kg, 100 N, रेस्ट ऑन फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन ऑफ स्लोप एंगल 30 डिग्री। ओके फाइन, 30 डिग्री के एंगल पे ये सब बैठे हैं। frictionless is flexible cord attached to a passes over frictionless pulley and is connected to this one of block B W, say when the weight for the system is in equilibrium। easy। सबसे पहले देखते हैं, पी के ऊपर नीचे उसका वेट लग रहा है और खाली ऊपर टेंशन उसको सपोर्ट दे रहा है, तो मतलब टेंशन डेफिनेटली इक्वल टू वेट है। अब सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज होगा वो होगा ए के ऊपर खेलना। ए के ऊपर क्या क्या लग रहा है, एक तो पहली बात फ्रिक्शनलेस बोल दिया, सबसे सुंदर बात बोल दी, इससे सुंदर बात हो नहीं सकती। mg को 60 यहाँ लग रहा है, यहाँ से इसको टेंशन खींच रहा है, यहाँ पे mg sin 30 लग रहा है। तो अपने को क्या बोला, इंक्लाइनेड प्लेन पुली फ्रिक्शनलेस, प्लेन भी फ्रिक्शनलेस, तो टेंशन क्या होगा mg sin 60 के बराबर, क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्सेस डोंट एक्ट ऑन ईच अदर। टेंशन क्या होगा बेसिकली मतलब अगर ये बिना इसको, ये एकदम दिमाग से होने वाला क्वेश्चन, फोटो देखो ढंग से, फोटो को एनालाइज करने से आराम से हो जाएगा। वी के ऊपर नीचे वेट लग रहा है, ऊपर खाली टेंशन उसको खींचने वाला है। हम लोग ऐसे सोचे, यहाँ से उसको खाली टेंशन खींच रहे हैं, यहाँ mg sin 60 है। ये दोनों को भूल जाओ, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये दोनों आपस में कट कुट के मर जाएंगे। यहाँ mg sin 60 लग रहा है और यहाँ पे टेंशन लग रहा है। अब उसको इक्विलिब्रियम चाहिए, यहाँ पे भी नहीं ले, यहाँ पे भी नहीं ले, तो टेंशन मस्ट बी इक्वल टू mg sin 60 mg sin 30। इसका आंसर क्या होगा, mg sin 30। mg हम लोग 100 दिया हुआ है, sin 30 मतलब हाफ, 100 × हाफ हो गया 50 न्यूटन। तो टेंशन होना चाहिए 50 न्यूटन, और टेंशन 50 न्यूटन, उस हिसाब से वेट, वेट मतलब 50 न्यूटन, और जी अगर 10 मीटर पर सेकंड से, तो 5 kg वेट होना चाहिए। वेट और मास, सॉरी इसमें भी एक शायद कंफ्यूजन होता है। वेट इज द फोर्स, मास इज द केजी। तो वेट हमेशा न्यूटन में होगा, तो वेट हमेशा 50 न्यूटन, वेट 50 न्यूटन होगा, और मास होगा 5 kg, 5 kg का भार होना चाहिए इसके ऊपर। ठीक है। A block of mass m is held against a rough vertical wall by pressing, okay okay fine fine, coefficient friction is division due to gravity g। ओके भाई, ये क्वेश्चन शायद जेई में आया हुआ है, थोड़ा डीप से समझते हैं इसको। ऐसी सिचुएशन क्या हो रही है, ये ब्लॉक है, यहाँ से आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक न्यूटन एंड नॉर्मल फोर्स आएगा एन, यहाँ इसके ऊपर नीचे mg लग रहा है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक फ्रिक्शन भी आएगा, कितना आएगा, न्यू इंटू एन, ठीक है। और ये दोनों को इक्वल करना है, तो एट द मैक्स न्यू इंटू एन आएगा, कम भी आ सकता है अगर mg उतना नहीं है तो एट द मैक्स
न्यू इंटू एन हम लोग समझ सकते हैं, और एन कितना है एफ के बराबर, न्यू एफ इक्वल टू एम जी होना चाहिए कोई भी हालत में, या ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी होना चाहिए, तो फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी बाई न्यू। कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स, तो वही हो गया एम जी बाई न्यू, तो एटलीस्ट लगाना आपने, ठीक है। ए 100 केजी गन फायर्स, एक्सक्यूशन के अगर हम लोग चले, ठीक है, एक 100 केजी गन फायर्स है बॉल, 1 केजी हॉरिजॉन्टली फेंक रहे, ठीक है, only for fight 500 meters if falls on a distance of 400 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द क्ले। ओके 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 फाइन फाइन फाइन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर बेसिकली क्वेश्चन है। ओके यार इसमें देखते हैं, यहाँ से आपने एक बुलेट थी, उसको मारा, ये 400 मीटर जाके दूर गिर गई। सबसे पहले अपने को क्या निकालना आना चाहिए, रेंज, कितना दूर ये जाएंगी, कितना दूर ये जा रही है। रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर बाई 2 mg होता है शायद, मेरे को जहां तक याद है, यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर, तो अपने को हाइट दिया हुआ है, बेसिकली हम लोग हाइट से निकाल सकते हैं एस, तो अगर कभी फॉर्मूला भूल जाओ आप, चलो ये ट्रिकी बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, हाइट जेड जीरो हो रही थी, एस कितना डिस्टेंस के कितना किया, हाइट वाई में हमेशा जीरो थी, तो हाफ यानी कि 0.5 जी नीचे लग रहा था इंटू टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू एस लगा सकते हैं क्या, एस अपने को ये डिस्टेंस नहीं पता, ओके फाइन, प्लस 80 नीचे वेलोसिटी, ओके ओके फाइन, तो एस इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर, एस अपने को पता है कितना, कितनी हाइट है, अपने को बेसिकली वर्चुअल डिस्टेंस निकालना है, फाइन, ठीक है फाइन, वर्चुअल डिस्टेंस, हाइट है अपने पास 400 मीटर, हाइट है 500 मीटर, हाफ हो गया 1000 मीटर, डिवाइडेड बाई जी हो गया 10, तो टाइम हो गया 10 सेकेंड, इक्वल टू 10 सेकेंड लगा, 10 सेकेंड में वी वेलोसिटी से उसने कितना 400 मीटर ट्रेवल किया ना, इट फोर्स ग्राउंड है 400 मीटर, तो 400 मीटर उसने ट्रेवल किया है, वी वी यूटी माइनस हाफ, अच्छा एसिलेशन तो नेट जीरो, ये क्योंकि इधर तो एसिलेशन लग ही नहीं रहा है, तो 10 सेकेंड बचा, तो ये इक्वल टू कितना हो गया, 40 मीटर पर सेकेंड से यहाँ से छूटा गया है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से 40 मीटर पर सेकेंड से ये निकला है, तो यहाँ पे पीछे 40 मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम नेट जीरो होना चाहिए। 100 केजी बॉल है, अगेंस्ट फायर है बॉल ऑफ, सो 1 केजी की बॉल है जो 40 मीटर पर सेकेंड है, तो 100 केजी के गन पे रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है अपने को, फाइन, बहुत इजी चीज है, दोनों का मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं। अब अपने को पता है ये 40 मीटर पर सेकेंड से जा रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका मोमेंटम अगर हम लोग कंजर्व करें, मोमेंटम कंजर्व करें, तो 100 केजी वाली चीज का वेलोसिटी निकाले, जिसको इक्वल टू 1 केजी वाली चीज जो कि जा रही थी 40 मीटर पर सेकेंड से, बस यही था क्वेश्चन। 2.5 मीटर पर सॉरी, ढाई नहीं होगा, 4 डिवाइडेड बाई 4, तो 0.4 मीटर पर सेकेंड, इतने से रिकॉइल करेगी वो। देखो ज्यादातर क्वेश्चन होंगे वो वीक, वो 6 क्वेश्चन जो कल मैंने लिखाए थे उससे एक मोमेंटम कंजर्वेशन, बस ये चीज मतलब घूम फिर के वहीं फंसना, कांटा अपना, कांटा वहीं फंसेगा, और उसके अलावा कांटा फंसने का कोई चांस ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें 5.32, ठीक है, एक्स टी दे दिया, वाई टी दे दिया, फाइन फाइन फाइन, यहाँ पे स्लो, अच्छा एक और बढ़िया बात बताता हूँ, यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी अपने को पता है वेलोसिटी होती है, और डी डी डबल डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, यहाँ पे देखो क्या है, स्लोप कांस्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना ये बात, स्लोप इज कांस्टेंट थ्रू आउट द टाइम पीरियड, इतना इसका मतलब क्या, वेलोसिटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द टाइम पीरियड, मींस देयर इज नो चेंज इन एक्सीलरेशन, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, means the acceleration is zero. I repeat, there is in xt graph the slope is constant throughout the graph, that means slope is what, dx by dt, which is equal to जो एंगल का tan थीटा है
which is equal to the velocity. It is constant throughout the graph. It means the velocity is constant throughout the time period in x direction. It means the acceleration is zero in x direction. y डायरेक्शन में देखो स्लोप चेंज हो रही है, कर्व चेंज हो रहा है। अगर कांट मान लो, अगर स्ट्रेट लाइन है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन जीरो है। स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी कर्व आ जाए मतलब एक्सीलरेशन जीरो नहीं है उसका। ये तो गांड बांध लेने वाली बात है। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जीरो है, वाई डायरेक्शन में स्लोप चेंज हो रहा है। स्लोप स्लोप मतलब डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, स्लोप किस ताकत से चेंज हो रहा है वो अपन निकाल सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी माइनस वो उसका डबल डिफरेंशिएट करना। ठीक है, अब आते क्वेश्चन के ऊपर। एक्सटी वाई टी ग्राम दिया हुआ है, 2 डायमेंशन में, पर्टिकुलर मास 500 के, फोर्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड एक्टिंग। डायरेक्शन तो पता ही, वाई डायरेक्शन ऑफ फोर्स लग रहा है। अब कितना लग रहा है, इसका पहला डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप का वही होगा अपना एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई पोजीशन इज वेलोसिटी। ठीक है, तो अपने को बेसिकली क्या निकालना है, ये कर्व कर्व देख के तो हाँ, ये y इक्वल टू टी स्क्वायर वाला कर्व लग रहा है मेरे को। तो y इक्वल टू टी स्क्वायर थोड़ा सा गेस कर सकते हैं हम लोग अगर हम लोग ध्यान से देखें। इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो डबल डिफरेंशिएशन dy बाई डी टी, ये क्या होगा 2y। फिर से डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, जो कि होगा 2। तो बेसिकली या फाइन ये कर सकते हैं हम लोग। यही ये हो गया एक्सीलरेशन। इसको मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब आधा केजी मास है उसका। तो फोर्स कितना हो गया, फोर्स हो गया 1 मीटर पर सेकेंड, एक न्यूटन फोर्स, सॉरी मीटर पर सेकेंड। फाइव, फाइन 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 फाइन। वर्क्स नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर हम लोग आगे बढ़े, 5.6 है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ए पर्सन इज एक्सीलरेशन अपवर्ड्स विद एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, प्रोसेस पॉइंट बोलते के लिए अपवर्ड्स विद स्पीड 20 मीटर। ओके फाइन, 20 मीटर पर सेकंड से रोक है क्या उसने। हाउ मच टाइम फॉर ब्रेकिंग लाइन। ओके ओके फाइन। एक्सीलरेशन इज ऑलवेज ट्रांसफर, गांड बांध देने वाली बात है। यहाँ पे इसने इसको 20 मीटर पर सेकंड से भेजा है, किंतु खुद वो 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। तो सर से 20 हो गया, मतलब 20 पर सेकंड से ऊपर भेजा इसने, खुद 2 से ऊपर जा रहा था। तो 2 का यहाँ पे लगेगा, 10 यहाँ पे लगेगा, तो 8 इफेक्टिवली 8। एक मिनट छोड़ दिया ना, मेरी रिस्पेक्ट में अगर देखें, एक्चुअल में फॉल बैक इनटू हिज हैंड, क्योंकि वो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा तब तक। बात ये कि वो भी 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, तो बीच में कहीं टकरा जाएगा उसके साथ। दोनों का एस बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब जो कुछ भी हो दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर होना चाहिए। टाइम बराबर है अपने पास, दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर है। एस इक्वल टू वेलोसिटी वाली इक्वेशन लगा सकते हैं, सबसे सुंदर इक्वेशन। टू क्या इक्वेशन लगाएंगे, दोनों का एस की इक्वेशन क्या होगी। उसकी एस की इक्वेशन होगी 2t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, उसके ऊपर 0.5 जी टी स्क्वायर लग रहा है। उसकी एस की इक्वेशन क्या होगी, वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। दो हाफ 0.5 इंटू 2t स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 0.5 इंटू 10 यानी 5t स्क्वायर हो गया। हाँ टी स्क्वायर 6t स्क्वायर हो गया, तो 2t इक्वल टू 6 6t स्क्वायर। तो हाँ टी इक्वल टू 3 आ गया, और टी इक्वल टू 1/3 आ गया। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, टाइम 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 से इक्वल टू 1/3 लगा सकते हैं। फाइन 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 बॉक्स। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। There are three forces F1, F2 acting on body, all acting on a point P. Okay, the body is found to move uniform, मतलब F1 F2 F3 तीनों सो गए, एक दूसरे को काट पीट के मार कूट गए। यहाँ 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 पे इसकी जैसे भी लग रहे हैं को प्लेनर तो होंगे। अगर एक भी नॉन को प्लेनर हुआ, 2 नॉन, देखो 3 दे दिया ना,
हमेशा ओड, इवन ओड दे दिए तो कैंसिल करने के लिए कम से कम दो तो चाहिए, एक फोर्स लग रहा है तो उसको कैंसिल करने के लिए और एक कम से कम लगे। अब कोप्लेनर अगर नहीं होगा तो जो बाहर है प्लेन, जो बाहर है प्लेन को उसको मेंटेन करने के लिए और एक कोई नॉन कोप्लेनर होगा, तो जो प्लेन के अंदर है उसको वो मेंटेन नहीं होगा, तो कोई ना कोई नॉन मेंटेन होगा, अगर कोप्लेनर नहीं। तो तीनों कोप्लेनर होना जरूरी है। दूसरी बात, सो दैट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी एट अबाउट एनी पॉइंट इज, ये तो सत्य है भाई। कहीं भी जहाँ पे टॉर्क तो जीरो ही होगा, वरना तो फिर बॉडी घूमने लगेगी, रेस्ट में काम है। रेस्ट बोल दिया मतलब सब रेस्ट, सब सो रही है वो, मतलब उसका कोई काम नहीं। तो फोर फोर टोर फोर सब खत्म। नेक्स्ट और 5.35 35। When a body slides down, when a body slides down from rest along with smooth inclined plane making an angle of 45 degrees with the horizontal, it takes time t. When the same body slides down from the rest rough inclined plane, rough inclined plane making the same angle through the same distance, it sits in. That is a fine. हाँ 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 हाँ। तो टाइम क्या होगा? नेट फोर्स जब फ्रिक्शन नहीं लग रहा तो क्या है? एम जी साइन थीटा। हाँ सॉरी, यहाँ जब फ्रिक्शन नहीं तो नेट फोर्स क्या है? एम जी साइन थीटा, जो कि इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन अपने को पता है जी साइन थीटा है, और इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो टाइम v इक्वल टू वेलोसिटी नहीं लगा सकते, एस वाले लगा सकते हैं। फाइन 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 एस। लेट सपोज हाँ, ये जो प्लेन का ये दूरी एस है, ठीक है, ये दूरी एस है। एस इक्वल टू 0.5। ए क्या है? जी साइन थीटा टी स्क्वायर। तो टी अपने को मतलब टी वन है। अच्छा थीटा भी दिया हुआ है, तो हाफ हो गया, 1/√2 हो गया, 1/2√2 हो गया, 2√2 जी, जी बाई 2√2 मतलब 5/√2। तो एस √2 को 1.4 लिख देते, 1.4 एस डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू टी, टी टू स्क्वायर, टी वन स्क्वायर। ठीक है। सेम चीज उसमें क्या होगा? एम जी साइन थीटा माइनस न्यू एम जी कॉस थीटा होगा जब फ्रिक्शन होगा। सेम चीज जी साइन थीटा माइनस न्यू कॉस थीटा हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा? एस इक्वल टू, सेम चीज, एस तो दोनों में बराबर है, तो एस इक्वल टू क्या होगा? 0.5 जी साइन थीटा माइनस न्यू जी कोस थीटा, सबसे बड़ी टू स्क्वायर। जी को 10 मान लेते हैं तो 5 आ गया, 5 तो इक्वल टू में 5 आ गया। हाँ साइन थीटा 1/5 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 1.4 कर देते हैं। 1 - न्यू आ गया ना, न्यू दिया हुआ है क्या? माइनस न्यू। अच्छा अपने को एक चीज और दी हुई है, टी टू और टी वन में कोई रिलेशन दिया हुआ है, तो ये पीटी है ना, तो पी स्क्वायर कैपिटल टी स्क्वायर। ठीक है, दोनों को डिवाइड मार देते हैं, क्या आएगा? 1.2, 1 न्यू, 1 - यू इंटू पी, ये चीज क्या इक्वल टू 1 है, तो न्यू ऑब्वियसली कैलकुलेट हो ही गया। न्यू इक्वल टू 1 - 1 डिवाइडेड बाई। क्वेश्चन 5.36 वगैरह हुआ है। Vx Vy diagrams for the unit of mass and the force of the function। एक्सीलरेशन क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ फर्स्ट, फोर्स अपने को निकालना है। यहां तक में एक्सीलरेशन क्या आएगा? मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यूनिट और यूनिट मास, मास वरना तो फोर्स इक्वल टू एक्सीलरेशन हो गया। यहाँ तक का एक्सीलरेशन क्या है? ये दूरी एक है, ये दूरी दो है, तो टेन थीटा क्या होगा? 2/1।
2 मीटर 2 न्यूटन यहाँ पे फोर्स लग रहा है। सेम भाई गिर गए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है। यहाँ पे सेम, यहाँ से 1 सेकेंड में ऊपर गया तो 1/1 = 1 न्यूटन फोर्स लगा। यहाँ पे वेलोसिटी स्लोप कांस्टेंट हो गया। स्लोप कांस्टेंट हो या जीरो चलेगा, मतलब यहाँ पे फोर्स जीरो हो गया। तो यहाँ पे 1 न्यूटन फोर्स लग रहा था, यहाँ पे 2 न्यूटन लग रहा था पहले 1 सेकेंड तक, बाद में 1 सेकेंड बाद मर गया 1 सेकेंड बाद। तो एफ एक्स अपन बोल सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू 1 न्यूटन, टी लेस देन 1 सेकेंड, या लेस देन इक्वल टू मत बोलो, 1 सेकेंड, और इक्वल टू 1, एफ एक्स इक्वल टू 1 न्यूटन नहीं 2 न्यूटन, -2 न्यूटन, टी ग्रेटर देन 1 सेकेंड एंड लेस देन 2 सेकेंड, ऑब्वियसली लेस देन 2 सेकेंड, हाँ लेस देन 2 सेकेंड, ठीक है, हाँ 1 सेकेंड 2 सेकेंड, ठीक है, ओके फाइन। तो एफ वाई अपन देखें, एफ वाई वही मतलब ये टी ग्रेटर देन 1 सेकेंड के लिए तो जीरो है, टी ग्रेटर देन 1 सेकेंड के लिए तो जीरो है, और टी लेस देन 1 सेकेंड के लिए ऑब्वियसली 1 न्यूटन, टी लेस देन 1 सेकेंड, फाइन वर्क्स। ये था 5.36, 5.37 पर हम लोग जाए, या रेसिंग कार travels on a track without banking ABCDEFA, ABC circular arc, ABC circular arc, okay fine। ओह, दो 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 आर का रेडियस है, सी डी एंड एफ ए, डी एंड एफ ए are straight paths of length r and DEF are straight paths, CD and FA are straight paths, CD radius 2r दिया, CD and FA are straight path, length r and DF is circular। देखो ABC एक सर्कुलर आर्क है, तो उसको टाइम टोटल डिस्टेंस कितना है, फ्रिक्शन 0.1 इंटू एम जी लगेगा, 0.1 इंटू एम जी लगेगा, कुछ दिया हुआ है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार इस 50 मीटर से, अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अपन फ्रिक्शन हिसाब से चलते रहेंगे ना। अच्छा स्पीड ऑफ द कार दे तो हमेशा हम लोग मेंटेन करेंगे ऐसे कि 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इसमें कोई फ्रिक्शन का कोई खास काम है नहीं इन द सेंस। हाँ सीडीएन ऐसे दिया हुआ ये सर्कुलर तो 50 मीटर पर सेकंड से, मतलब विदाउट 50 मीटर पर सेकंड से हम लोग अगर कांस्टेंट पे चल पाए तो अपन को 2 पाई आर लगा देना बेसिकली, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस हो गया डिवाइडेड, अच्छा सॉरी टाइम कितना होगा, वी डिवाइडेड बाई एस, ये अपने को 50 दिया हुआ है, ये बस 2 पाई आर दिया हुआ है। बेसिकली फ्रिक्शन क्या होता है, सेंटर की तरफ रखते हैं यहाँ पे, ये सर्कुलर पाथ में जा रहा है ना, तो फ्रिक्शन एक्सीलरेशन यहाँ पे होगा, एक एक्सीलरेशन यहाँ पे होगा, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन, फिर यहाँ पे लग रहा है कि तो वो कांस्टेंट स्पीड से यहाँ पे घूम रहा है, तो एक्सीलरेशन से यहाँ पे होगा, या यही आंसर है। 25 डिवाइडेड बाई आर, और आर इसका रेडियस 2 आर है क्या तो उस तरह से देख लेना, तो एक बार ये लोग 2 आर आर में कंफ्यूज भी कर देते हैं। तो ये 37 गया, नेक्स्ट 38 पे अगर हम लगाए, displacement vector of a particle mass m is given by r t equal to I cap a cos omega t plus j cap b sin omega t, so the trajectory is ellipse obviously। यहाँ पे देखो a cos है और sin है, अच्छा ए एक्स कैप में cos है और sin है, तो नेट अगर अपन देखें एट एनी टाइम क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ये दिख रहा है अपने को, मतलब ये चीज कांस्टेंट है। अगर हम लोग क्या चीज इस चीज का फायदा उठा सकते हैं, yes। अगर ये चीज cos है और ये चीज sin है, ये मतलब इसका कोई कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब है वो चीज ये होगा। अब बस ये चीज पता चलते ही सबसे पहले आर को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू फोर्स निकालना है ना अपने को, डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे आर को, ए का कोस का पहले साइन बनेगा, फिर से माइनस आएगा तो माइनस आ जाएगा, तो -a cos a ओमेगा स्क्वायर
ए ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी बनेगा, उसमें सेम केस हो जाएगा। अच्छा, जब भी डबल डिफरेंशिएशन हो कोस का, कोस ही आएगा, माइनस लेके आएगा। जब भी डबल डिफरेंशिएशन हो साइन का, साइन ही आएगा, माइनस लेके आएगा। कितना इजीली याद रह सकते हैं ये सब बातें। बी ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, इन दोनों का स्क्वायर रूट कर देते हैं नेट फोर्स निकालने के लिए। ये क्योंकि आई के पे जे के पे, ए ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, कोस स्क्वायर वाले कोस स्क्वायर को खा जाएंगे। और ए का, हाँ वही मतलब, ए ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर, अच्छा चलो ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल देंगे तो आर ही आ जाएगा। एक्सलेशन आएगा ऑब्वियसली, मतलब एफ, एक और डबल डिफरेंशिएशन करें तो ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा। और प्रिसाइसली बोले तो माइनस अपन दो बार ला रहे हैं तो आर आ जाएगा। फोर्स क्या होगा, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। और प्रिसाइसली बोल रहे हैं तो माइनस ही लेके आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, क्रिकेट बॉलर रिलीजेस द बॉल इन टू डिफरेंट वेज। चलो चार क्वेश्चन बच्चे फटाफट करते हैं। The Giro releases balls in two different ways. Give it in horizontal velocity. हाँ, इसको एक मिनट रुको, थोड़ा साफ कर देता हूँ बोर्ड में। क्रिकेट बॉलर है एक, जो दो बॉल को दो डिफरेंट तरीकों से फेंक रहा है। ठीक है, देखते हैं इनको। ओके ओके ओके, सेकंड सेकंड। A cricket ball releases the ball in two different ways. Giving it only horizontal velocity, giving it horizontal velocity and small downward velocity. Speed varies as the time of release is same. Both are released at high touch from the ground, which one get the speed मतलब go hits the ground. Okay, fine fine fine, समझ गया। ये वही क्वेश्चन है। आई थिंक ये बहुत बार पेस्ट हो गया क्या। फाइन फाइन, हम लोग एक देखा जाए। 5.39 क्वेश्चन है। तो एक केस में उसने डायरेक्ट ऐसे वेलोसिटी फेंकी, एक में उसने थोड़ी नीचे करके वेलोसिटी फेंकी। ठीक है, अब कौन ज्यादा जोर से, अपने को ये बताना है व्हेन द बॉल हिट्स द ग्राउंड। तो ये तो वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे फोर्स नहीं। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑलरेडी है, हाँ तो वो वेलोसिटी को क्योंकि बढ़ा ही रहा है वेलोसिटी, तो इसके पास जब यहाँ पे गिरेगी ये सेम वेलोसिटी इतनी तो रहेगी, और ये वेलोसिटी जो थी वो इतनी हो जाएगी, और जब उतारो तो इसके भेजेगी तो इतनी हो जाएगी। ऑब्वियसली वेलोसिटी कम है तो ऑब्वियसली नीचे उसकी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी फिर। इजी क्वेश्चन। हाँ जेई में ये सब लोग ये सब आते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और जनरली वही छह कल क्वेश्चन जो मैंने लिखाई, वही जनरली सारे काम कर होते हैं। फोर फोर्सेस एक्टिंग अलोंग पी, अदर फोर्सेस F1 F2, वेरी इजी क्वेश्चन, कंपोनेंट्स करेंगे इसमें। दो का 45 डिग्री वाई वाई डायरेक्शन में देखते हैं पहले। यहाँ कौन है, F2 है अपने पास, टू है, F1 है। दो कोस 45 डिग्री यहाँ पे आएगा तो दो का कोस 45 यानी कि 2/√2, तो √2 यहाँ आ जाएगा। दो को पहले तोड़ते हैं, उसके बाद दो का यहाँ पे भी एक आएगा तो यहाँ पे एक √2 हो जाएगा। वन का एक यहाँ पे आएगा तो 1/√2 हो जाएगा। वन का एक यहाँ पे आएगा तो 1/√2 हो जाएगा। बस अब समझ में आ गया था। F2 कितना, √2, सीधा √2 प्लस 1/√2 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 2 + 1 3/√2 हो गया। और F1 प्लस 1/√2 इक्वल टू √2 होगा, तो F1 क्या होगा, √2 माइनस 1/√2, 1/√2 ही हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर बॉल स्लाइस ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस ऑफ दिस टाइप। सेकंड बस इसको दिस करते हैं, क्या आता है 5.41 पे अगर हम लोग हैं।
who lies on a rough inclined surface. The coefficient of friction between the surface and the box is nu. Yet the mass of the box is m. At what angle will the horizon? Just right. mg cos theta equal to nu mg sin theta. mg sin theta इक्वल टू क्या होगा? न्यू एम जी कॉस थीटा। ये तो आप मतलब रट लो, इसको घोल के पी जाओ, मतलब अनगिनत क्वेश्चन आएंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाएंगे जेई मेंस में इसके ऊपर। ये तो घोल के पी जाओ। न्यू इक्वल टू क्या होगा? टेन थीटा। ये जब भी होगा वो नहीं चलेगा। फोर्स एक्टिंग ऑन द बोर्ड नीचे आ जाएगा, नीचे तो न्यू एम जी साइन थीटा माइनस न्यू एम जी कॉस थीटा होगा इक्वल टू एम ई होगा। नेक्स्ट क्या होगा? बी क्वेश्चन को अगर हम लगाए तो नेट इसका नेट फोर्स नीचे कितना लगेगा? कॉस थीटा। ठीक है। What is the force needed to be applied upwards along the plane to make the force either dimension or distance of the constant? हाँ, वो इतने के बराबर लगा देना। अगर यहाँ पे अल्फा है, थीटा नहीं है, यहाँ पे अल्फा, अल्फा को मैं काम करता हूँ एक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है। इतना फोर्स अपने को अगर लगा दें अपन तो ऊपर स्टेशनरी चले, फोर्स नहीं तो ऊपर स्टेशन ए। अच्छा, इसको स्टेशन ए से घुमाना था, फोर्स प्लस ये चल रहा है। ठीक है। अब ये माइनस कर दो, इक्वल टू एम कर दो, बस चारों क्वेश्चन एक ही इक्वेशन सॉल्व हो गए। बस डायरेक्शंस अपने को पता होनी चाहिए। तो एम जी साइन थीटा यहाँ लग रहा है। अब यहाँ जाने की चाहता है तो न्यू यहाँ पे लगेगा एम जी कॉस थीटा। या अब ऊपर जब ये पहले तीन के लिए, अब नीचे और जब ऊपर एफ लगना चाहता है ना तो न्यू भी यहाँ पे लगेगा, खुद का मास भी यहाँ पे लगेगा। तो उस हिसाब से बस बैलेंस कर देना अपने को। नेक्स्ट है फिर 5.42, होपफुली लास्ट क्वेश्चन से आज के भी और इस चैप्टर के भी। या हेलीकॉप्टर ऑफ मास 2000 केजी राइज वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, टोटल मास ऑफ द क्रू पैसेंजर इज 500 केजी। ओके ओके ओके। ठीक है, मतलब 2500 लोग ऊपर जा रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ द force on the floor of the helicopter by the crew and the passenger. Okay, so crew and passenger को ऊपर ले जाना अपने को। अच्छा, ऐसे सोचे क्रू एंड पैसेंजर को अपने को ऊपर ले जाना 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। जितना वो फ्लोर, उसके ऊपर कौन फोर्स लगाएगा? सिर्फ फ्लोर फोर्स लगाएगा उसके ऊपर। फ्लोर को ऐसे इतना ज्यादा फोर्स लगाना है कि वो 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जाए। तो 500 वालों को पहले 10 काटना है और 15 लगाना, तो 25 मीटर पर सेकंड का फोर्स लगाना। 500 इंटू 25 हो गया आंसर। ऐसे याद रख सकते हैं, 125 न्यूटन, यानी 12.5 अगर हाँ 12.5 टन लगाना पड़ेगा ऑलमोस्ट। एक्टर ऑफ द रोटर, अब रोटर को पूरा 2500 केजी 2000 केजी हेलीकॉप्टर का और 500 केजी मास, पूरे 2500 केजी को 10 मीटर पर सेकंड को काटना भी और 15 से ऊपर ले जाना, यानी 2500 इंटू 25, 625 न्यूटन, 62.5 टन फोर्स लगाना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर जितना सराउंडिंग है वही, मतलब अब सराउंडिंग एयर से तो अगर रेजिस्टेंस एयर को क्या मान रहे हैं अपन? मेरे हिसाब से अगर एयर इतना फोर्स नहीं, एयर का रेजिस्टिव फोर्स होता है, उसको कंसिडर कर रहे हैं कि एयर फोर्स ऑब्वियसली लगाती है, मतलब ये लाइफ में लगाती है, बट कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे देखते हैं। इसको देखते हैं फटाफट, थोड़ा सा फोटो जो मैं बोलना चाहता था। पहले अपन देखते हैं फ्लोर वाले केस में। फ्लोर वाले केस में यहाँ पे सारे पैसेंजर बैठे हैं, तो ये फ्लोर को ही 2500 लोगों को ऊपर उठाना है, इन द सेंस वैसे लगाना है अपने को। ठीक है। अब जब राउटर का जब केस आएगा तो उसको पूरे 2500 लोगों को 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर ले जाना है। फ्लोर को खाली 500 केजी को 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर ले जाना है। तो क्या होगा आंसर? फ्लोर को 500 को 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाना है, तो इसका आंसर क्या होगा? 15 प्लस नीचे जो उनका वेट लग रहा है ग्रेविटी की वजह से, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होगा फ्लोर का। और किंतु राउटर को 2500 केजी को उसको 15 प्लस 10 के हिसाब से लेके जाना। तो ये होगा, ये का आंसर कितना हो गया? 25 इंटू 5, 125 00 न्यूटन, यानी कि लगभग
हाँ वही, किलो न्यूटन कर देना, 2500 इंटू 25 यानी कि 62500 न्यूटन, इतना फोर्स लगाना है। ये राउटर को लगाना है, ये फ्लोर को लगाना है। और बेसिकली फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर सराउंडिंग एयर, ऑब्वियसली लगेगा, वो रेजिस्टिव एयर होता है तो ऑब्वियसली लगेगा। ऐसे जनरली जीरो होगा क्योंकि वो हेलीकॉप्टर खाली ऊपर जा रहा है ना। तो सराउंडिंग से अगर फोर्स लगेगा तो हेलीकॉप्टर ऐसे 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 मूव करेगा। जनरली हम लोग देखते भी हेलीकॉप्टर ऐसे ऐसे मूव करता है, किंतु यहाँ पे हम लोग नहीं मान रहे कि हेलीकॉप्टर खाली वर्टिकल में जा रहा है तो सराउंडिंग एयर की वजह से जीरो। ठीक है। तो आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू। तो आई होप आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा, और इसी के साथ थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। और सीखते रहिए इसी के साथ, थैंक यू।